नॉर्मली एक मिथ है कि ज्योतिष इज द साइंस ऑफ रेमेडीज। ऑन द अदर हैंड, इन माय ओपिनियन, जो हमारे गुरु बोलते हैं, ज्योतिष इज अ साइंस ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ। कैसे हमें अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बट टू स्टार्ट विथ, लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स टू कंसोलिडेट माय पॉइंट कि ज्योतिष कहाँ से आया। उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं वेदास के समय पे। वेदास किसने बनाए थे? हु हैज क्रिएटेड वेदास? एनीवन चैट में लिख के बताइए। हु हैज रिटन वेदास? अगर हम वेदा की बात कर रहे हैं तो वेदास किसने लिखे हैं? कैमरा सबके बंद हो गए। वेदास, अरुण जी, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। वेदास और फॉर दैट मैटर एनी लिटरेरी थिंग हैज बीन रिटन बाय, चलो दीपिका जी आपकी बात मान लेता हूं, वेद व्यास जी या गणेश जी। बट वेदा क्रिएट किसने करे थे? वेदास वर क्रिएटेड बाय ब्रह्मा जी। तो वेदास के बारे में चलते हैं। सबसे पहले वेदास की दो, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेदास। ऋषि पराशर जी, नहीं, ऋषि पराशर जी वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स इन वेदा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। नंबर वन, नोन एज श्रुति, दैट इज टू लिसन। श्रुति, श्रवण, चंद्रमा का नक्षत्र, श्रवण सुनने वाली चीजें। तो श्रुति में चार चीजें आती हैं। नंबर वन, ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसमें बेसिकली जो भगवान है या जो नेचर है उस समय के, जो हम भगवान को मानते थे, उनकी स्तुतियां हैं, उनकी प्रेज है। बट अभी भी ज्योतिष नहीं आया। हम बात कर रहे हैं, वे ट्रेसिंग द ओरिजिन ऑफ ज्योतिष। These are the Vedas are the, the most ancient text or classical texts which are present in the human forms on the human life. तो ऋग वेदास, if we consider it the oldest form of literature, उसमें सिर्फ स्तुतियां थी, उसमें ज्योतिष नहीं आया। फिर ऋग्वेद के बाद क्या आया? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? मोटा मोटा कि क्रियाएं कैसे करनी है, बलियां कैसे देनी है, और कर्म कांड कैसे करने हैं, ये सब चीजें। अभी भी ज्योतिष नहीं आया। ज्योतिष कहाँ पे है? फॉरगेट अबाउट न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड अदर थिंग्स। फिर उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद बेसिकली क्या है? गाने, सिंगिंग, काव्य, पोयम्स। किनके लिए? इन द प्रेज ऑफ गॉड्स। यहां पे स्तुतियां थी और यहां पे सॉन्ग्स थे। तो सामवेद में एक और आता है जिनको हम में भी कनेक्ट करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता से। बिकॉज श्रीमद् भागवत गीता भी एक काइंड ऑफ सॉन्ग है। दीज आर द सॉन्ग्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, बट स्टिल ज्योतिष इज नॉट देयर। देन कम्स अथर्ववेद। जो पहले तीन वेद हैं, ये मोस्टली ब्राह्मण्स ने, ऋषियों ने लिखे हैं। अथर्ववेद ये लिखे थे क्षत्रियों ने। तो अगर क्षत्रियों ने लिखे थे, क्षत्रिय बेसिकली राजा हुए, तो इन्होंने सोसाइटी की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इसमें डिस्कस किया है। लाइक डिजीजेस के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, बरसात के बारे में। तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है। बट स्टिल देयर इज नो ट्रेस ऑफ ज्योतिष एज येट। फॉरगेट अबाउट अदर ऑकल्ट साइंसेस। फिर मोटा मोटा वेद है, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद शुरू होता है फिर वेदास के अगले पार्ट होता है, विच इज नोन एज अंगास। मैं डिलीट कर दूं इसको। तो श्रुति का अगला पार्ट आता है अंग। अंग और द पार्ट ऑफ वेदास। तो सबसे पहले वेदा का पार्ट आता है संहितास, जिनको हम आज की डेट में कमेंट्रीज बोलते हैं। जैसे कि गौतम संहिता, पराशर संहिता, अंगिरस संहिता। गौतम कौन थे? एनीवन? पराशर संहिता।
गौतम जी ऋषि थे, अहिल्या के हस्बैंड, जिन्होंने अपनी वाइफ को पत्थर बना दिया था, इंद्र को श्राप दे दिया था। सुनो की कहानी हमने। पराशर जी कौन थे? पराशर जी इज द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र लिखा। बट अभी भी कुछ बात नहीं आई ज्योतिष की, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? ब्राह्मणास। ब्राह्मणस में क्या था? हाउ टू परफॉर्म डिफरेंट कर्म कांड, प्रोसेसेस बता रखे थे कि कर्म कांड कैसे करना है। किसी का किसी का बर्थ हुआ है, किसी को कोरोनेशन करनी है, राजा बनाना है, किसी की डेथ है, तो कर्म कांड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने हो सकता है सुना हो सत पथ ब्राह्मणा। सुना है किसी ने? अभी भी ज्योतिष का कोई ट्रेस नहीं है। फिर जो ऋषि मुनि थे वो बोर हो गए, ये क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। वो चले गए फॉरेस्ट में। तो दीज आर द बुक्स अगेन टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, टू डिस्कस द मेडिटेशन। दीज आर द बुक्स नोन एज फॉरेस्ट बुक्स। अब यही पंडित, यही ऋषि वन में बोर हो गए, तो उन्होंने क्या रचा? उपनिषद। जब ये वाला जो ज्ञान था, इट केम इनटू द राजमहल, और इट केम इनटू द कॉन्टेक्ट ऑफ कॉमन पीपल। सो देयर आर 108 उपनिषद्स। श्रीमद् भागवत गीता इज वन ऑफ द उपनिषद। इसमें चांदयोग उपनिषद भी आती है। चांदयोग उपनिषद, जिसमें बोला गया है तू वही है, यू आर दैट, थाउ आर्ट दो। बट स्टिल देयर इज नो ट्रेस ऑफ ज्योतिष। देन, अब इसके बाद, ये फर्स्ट पार्ट हुआ था श्रुति। फिर सेकंड आता है स्मृति। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्मृति? टू रिमेंबर, गुरु शिष्य परंपरा। अगर किसी को ऐसा आइडिया है, आज के समय पे भी ये चीज कॉमन है गुरुकुल्स में। जो हम गीता आरती देखते हैं ऋषिकेश में या और अदर होली प्लेसेस में, जो वो वेदा बॉयज होते हैं, दे डू फॉलो गुरु शिष्य परंपरा। जो गुरु हैं वो बोलते हैं, शिष्य रिसाइट करते हैं, दे रिमेंबर एंड दे रिकॉल दीज थिंग्स, वो याद करते हैं। स्मृति में क्या आता है? मैं इसको डिलीट कर दूं। स्मृति में दो चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं? वेदांगास एंड उपवेदास। पूरे वेद खत्म हो गए, अभी तक कहीं हमें ज्योतिष का कोई ट्रेस नहीं मिला। चलो वेदांगास को भी देख लेते हैं, उपवेद को भी देख लेते हैं। उपवेद में क्या आता है? सबसे पहले आता है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इज हाउ टू कंपोज द म्यूजिक। म्यूजिक के बारे में, ट्यून्स के बारे में बताया गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। फिर आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद से किसी का नाम याद आता है किसी को? धनुर्वेद मीन्स द साइंस ऑफ अस्त्र एंड शस्त्र। तो ऐसे कौन से क्षत्रिय थे द्वापर युग में जिनको धनुर्वेद की नॉलेज बहुत थी? एनीवन इन द चैट बॉक्स? अंग्रेज करण? ये अंग्रेज करण कौन है? रुपेश जी, बहुत बढ़िया, करेक्ट, द्रोणाचार्य जी। अब द्रोणाचार्य जी का नाम आता है महाभारत में। तो द्रोणाचार्य जी को किसने ट्रेन किया था? एनीवन हु ट्रेन्ड और हु टॉट धनुर्विद्या टू द्रोणाचार्य जी? परशुराम, बहुत बढ़िया। परशुराम जी कौन थे? भगवान विष्णु के सबसे रुद्र अवतार। बट स्टिल वी आर लुकिंग अबाउट ज्योतिष। ज्योतिष हैज नॉट कम येट। देन धनुर्वेद के बाद क्या आता है? शिल्प वेद। शिल्प वेद में मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, गर्भगृह कैसे बनाना है, गुंबद कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्शन कैसे की जाए,
गर्भगृह कैसे बनाया जाए, भगवान जहाँ पे विराजमान होंगे, मंदिर कैसा बनाया जाए, या एनी, फॉर दैट मैटर एनी रिलीजियस प्लेस और एनी स्पिरिचुअल प्लेस कैसे बनाई जाए, उसके बारे में बताया गया, शिल्प वेद। फिर अंत में क्या आता है, हम लोग सब पढ़ते हैं आयुर्वेद के बारे में, ये सबको पता होगा। इट्स अ साइंस ऑफ, इट्स अ मॉडर्न साइंस ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद के पिताजी को कौन, किसको माना जाता है, कोई बता सकते हैं? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद? चरक नहीं, धन्वंतरी जी, बहुत बढ़िया। भगवान धन्वंतरी इज द फर्स्ट डॉक्टर एवर। ये कब आए थे? जब समुद्र मंथन हुआ था। वन ऑफ द 14 जेम्स, 14 चीजों में से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर आए थे त्रयोदशी वाले दिन, जब समुद्र मंथन हुआ था। बट यहाँ पे भी उपवेदा में भी कहीं पे भी हमें ज्योतिष का ट्रेस नहीं मिला। चलो वेदांग देख लेते हैं, तो वेदांग में शायद कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले वेदांग में क्या आता है? शिक्षा। शिक्षा मतलब वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। उसके बाद कल्प, कल्प सूत्र सुना होगा। कल्प सूत्र मतलब मंत्र उच्चारण किस समय पर करना है, टाइम। फिर तीसरी चीज आती है व्याकरण, वी ऑल अंडरस्टैंड, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स और ग्रामर। फिर आता है निरुक्ता। निरुक्ता मतलब डिक्शनरी, अमरकोश का नाम सुना होगा, वो यहां से आती है। फिर आता है छंद। छंद मतलब हाउ टू फॉर्म द वर्ड और हाउ टू फॉर्म द मंत्रा, आई से अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल पंचाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी मंत्र कौन सा होता है, कौन बताएगा? एनीवन? बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय, बेसिकली पंचाक्षरी मंत्र इज नमः शिवाय, नमः शिवाय। कभी बात करेंगे उसके बारे में। अंत में आता है ज्योतिष। नाउ दिस ज्योतिष इज नॉट द ज्योतिष कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, दिस ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि उस समय राजा महाराजा जो भी थे, उनको चाहिए था भूचाल कब आएगा, बरसात कब पड़ेगी, एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों की मूवमेंट। फिर यहां से धीरे 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 करके हमारे पास निकलता गया मुहूर्त। फिर निकला राहु काल, होरा शास्त्र, और फिर आता है फलित ज्योतिष। ज्योतिष इज बेसिकली फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी, द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स और ग्रह। नाउ दिस फलित ज्योतिष, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। बट एक बार उपवेदा में ध्यान लगाओ एक बार, इससे कुछ समझ आता है ये क्या है। व्हाट इज शिल्प वेद इन टुडेज टाइम? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इट सिनोनिमस टू? गुंजन जी बहुत बढ़िया, वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र यहां से निकला है, शिल्प वेद से। ज्योतिष कहां से निकला है? एस्ट्रोनॉमी से। और इसको जब और इसकी रिसर्च होती गई, तो फलित ज्योतिष करके एक चीज सामने आई। बट फलित ज्योतिष भी आगे कितने तरह के हैं? कैन आई डिलीट दिस? फलित ज्योतिष, देयर आर 8 टाइप ऑफ ज्योतिष। कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी टाइप्स, और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं? हम पढ़ेंगे 8 में से 2 टाइप्स। तो सबसे पहले आता है जातक। नाउ जातक किस, किन वर्ड से बना है? छंद क्या है जातक का? जातक। जा मतलब जन्म, ता मतलब डेस्टिनी, और क मतलब सोल।
कहने की बात, जब भी किसी आत्मा का जन्म होगा वो अपनी डेस्टिनी लेकर आएगा। दैट इज, every born soul has some destiny connected with it. Do you agree or not? And this destiny, it depends upon five more things. Number one, abhishthan. That is, मैं काम कैसे करता हूं, how. Second is कर्ता, मैं खुद कैसा हूं, how I am. तीसरा करणम, मेरे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं और मैं उनका कैसे यूटिलाइजेशन करता हूं, जुडिशियस यूज ऑफ सोर्सेज। फिर आता है चेष्टा। चेष्टा मतलब मेरी इंटेंशन कैसी है। जब हम रेट्रोग्रेड प्लान करेंगे तो उसमें चेष्टा बल आता है, इंटेंशंस, मेरी इच्छा कितनी है काम करने की, मैं कितना मेहनती हूं। और अंत में आता है भाग्य, दैव्यम। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टार्स और कुंडली और होरोस्कोप। इसको बोलते हैं जातक। जब ये जन्म लेकर आता है, ये चार चीजें उसके हाथ में होती हैं, पांचवा ये लेकर आता है। सेकंड इज संहिता ज्योतिष, संहित ज्योतिष। दैट इज prediction due to movement of planets। और अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करूं तो क्या बनता है, जातक संहिता। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी एज वैदिक ज्योतिष, बट स्टिल देयर आर 6 more फॉर्म्स ऑफ ज्योतिष। मैं यहां लिख रहा हूं, थर्ड फॉर्म इज, हम सब सोचते हैं सुनते हैं, आज का काम आज काम करूं या ना करूं, मुहूर्त। नंबर 4 इज ताजिक, इसको बोलते हैं वर्षफल, सोलर रिटर्न। फिर आता है रमल शास्त्र। कोई बता सकता है रमल शास्त्र कौन है, क्या चीज है। महाभारत में इसका बहुत प्रयोग हुआ था। किनके द्वारा, शकुनी के द्वारा, मामा शकुनी के द्वारा। यहाँ पे हम 2 डाइस फेंकते हैं, 6+6, और चार्ट बनाते हैं। छठा आता है स्वर शास्त्र, सुना होगा स्वर विज्ञान, कि इस समय मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। आपकी एक नॉस्ट्रिल चल रही होगी, आइदर राइट और लेफ्ट। सुन के बताइए, मतलब देख के बताइए। लेफ्ट इडा नाड़ी, राइट पिंगला नाड़ी। लेफ्ट चंद्र, राइट सूर्य। इडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, कौन सी चल रही है। बहुत कम लोगों की दोनों चल रही होंगी। है कोई ऐसा जिनकी दोनों की दोनों चल रही हैं। इडा नाड़ी। अनुपम जी, आई टेक योर क्वेश्चंस, थोड़ा वेट करिए। बहुत बढ़िया। लेफ्ट या राइट, बट नॉट बोथ। गुरु जी बोलते हैं दोनों नाड़ियां इन द इडा और पिंगला ये काम करती हैं सिर्फ और सिर्फ जब हम किसी स्पिरिचुअल गुरु या कोई मंदिर या हाइट्स पर जाते हैं। छठा, EFG, सातवां। सातवां इस अंग विद्या, अंग शास्त्र। अंग शास्त्र से आपको पामिस्ट्री ध्यान आएगा। पामिस्ट्री के साथ साथ फोरहेड या पैरों के एड़ियों के निशान जो भी होते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं 32 लक्षण। ऐसे कौन से देव हैं, सिर्फ एक देव हैं जिनके जिनमें सिर्फ और सिर्फ उनके ही उनके पास ही 32 लक्षण हैं, और किसी भी देव भगवान के पास 32 लक्षण नहीं है। कौन है वो। रुपेश जी नहीं, क्वाइट क्लोज। और सोचिए, कृष्ण की माना जाता है, बट मोर प्रोमिनेंटली और किसके।
विष्णु जी नहीं, श्री राम जी नहीं, शिव जी नहीं। शिव जी के 28 हैं, 28 लक्षण हैं। ऐसे कौन से भगवान हैं जो अभी भी हैं? हनुमान जी। 32 लक्षण, चौड़ा माथा, चौड़ा सीना, चौड़े शोल्डर्स एंड हम्बल नेचर। तो दीज आर द 32 लक्षण्स। हनुमान जी के 32 लक्षण हैं, कृष्ण जी के भी माने जाते हैं, शिव महाराज के 28 लक्षण हैं। और अंत में आता है प्रश्न शास्त्र। These, this is the story of the origin of वैदिक ज्योतिष। और हम पढ़ेंगे जातक संहिता फलित ज्योतिष में। स्वर शास्त्र कौन सी नाड़ी चल रही है, अंग शास्त्र पामिस्ट्री या फोरहेड की निशान, हाथों के निशान। प्रश्न शास्त्र जब हमें कुछ नहीं पता, हमें प्रश्न बना दिया। अब बात आती है मुहूर्त की। अब मेरे को कोई बताएगा व्हाई डिड आई चूज दिस टाइम ओनली, शाम के 8 बजे 10 जून मंडे को ही मैंने क्यों चुना स्टार्ट करने के लिए। इट कुड हैव बीन ट्यूसडे, इट कुड हैव बीन संडे। व्हाई मंडे? पहला दिन इसलिए। पुष्य नक्षत्र, ओके, बहुत बढ़िया। बट वन मोर थिंग आई वांट। एनीवन? आज कौन सी तिथि है? टुडे डिलीट दिस। विच तिथि इज टुडे? गणेश चतुर्थी है, पक्की बात है नरेंद्र जी, चेक करें एक बार। पंचमी। पंचमी स्टार्टेड एट 4:30। गणेश चतुर्थी इट एंडेड बाय 4:23 PM। इट वॉज, इट मे बी ऑन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, मेरी लोकेशन पे 4:30 बजे खत्म हुई। तो आई एम क्वाइट सेफ। आई स्टार्टेड ऑन पंचमी इन पुष्य नक्षत्र। वाई पंचमी? पंचमी इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल तिथि टू स्टार्ट एजुकेशन। ठीक है जी। सो दिस वॉज अ वेरी बिगनिंग। मे बी आप कभी इसको आगे ना पढ़ें क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वेन यू आर गोइंग टू स्टडी ज्योतिष, इन माई ओपिनियन यू शुड नो द बेसिक, मूल की ये कहां से आई। चले आगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योतिष का सफर। सो डू आई हैव योर परमिशन? कैमरा सबके बंद हो गए हैं, इसका मतलब सब बोर हो रहे हैं। हम्म, संजीव जी आप बोर हो रहे हो या आपकी परमिशन है? थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिल जाती है। ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कुछ कहानियों के साथ और समझते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ओके चलिए, अब मैं कुछ देर के लिए चैट भी बंद कर रहा हूं ताकि थोड़ा हम फोकस इस पे करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाउसेस के बारे में डिस्कस किया था। विद द कोर्स ऑफ टाइम हम हाउसेस के बारे में जब जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। आज हम शुरू करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। सो प्लैनेट्स में सबसे पहले आते हैं सूर्य महाराज। जब हमारी ज्योतिष बनी थी तो ज्योतिष ने बोल दिया था एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। फिर गैलीलियो आए जिन्होंने बोला था इट इज अ जियोसेंट्रिक, जो हमारा सोलर सिस्टम है जियोसेंट्रिक है या हीलियोसेंट्रिक है। तो डिबेट चलती रही वेस्टर्न वर्ल्ड में। बट हमारे जो ज्योतिष थे, हमारे जो पुराने महर्षि थे, उन्होंने बोल दिया था कि भैया सब कुछ सूर्य के आसपास घूमता है। सो ऑल द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन। सो अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूं तो सोलर सिस्टम में सबसे मेन प्लैनेट होते हैं हमारे सूर्य महाराज। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सूर्य महाराज क्योंकि इट गिव्स लाइट एंड इट गिव्स एनर्जी। तो अगर मैं इसको सूर्य महाराज को अपने घर में या अपने देश में इनको कंपेयर करूं तो मेरे घर में सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी कौन है और मेरे देश में सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी कौन है?
मेरे घर में सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी है मेरे पिताजी, और देश में सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी है देश के राजा या प्रधानमंत्री। तो सन गवर्न्स द फादर, सन गवर्न्स सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड द बॉसेस। मेरी नजर में मेरे प्रधानमंत्री, मेरी नजर में मेरे पिताजी बहुत एथिकल काम करते हैं, देश को चलाते हैं, घर को चलाते हैं। तो सूर्य ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एथिक्स। मेरे पिताजी का स्टेटस बहुत है, मेरे प्रधानमंत्री का स्टेटस बहुत है, प्रेस्टीज बहुत है, और वो रिस्पेक्ट भी कमांड करते हैं। अगर मैंने पिताजी की बात करी तो घर की एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाते हैं। सोलर सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्न बाय सन, क्योंकि सोलर सिस्टम बेसिकली सन, सन किसी भी प्लेनेट को अपने से बाहर नहीं जाने देता। क्या हम पिताजी की परमिशन के बिना कुछ कर सकते हैं? क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो इट रिप्रेजेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय सूर्य। अगर कोई सवाल पूछे कि क्या मेरी सेंटर की जॉब लग सकती है, तो वी हैव टू सी द सन और इट्स पोजीशन। बहुत देर में आएगा वो। मेरे पिताजी अपने आप को सेक्रीफाइस करके घर को चलाते हैं, जैसे कि सूर्य खुद को जलाकर रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो सन ऑल्सो रिप्रेजेंट सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी। पिताजी भैया थोड़े से एडमेंट भी हैं, उनसे आप आर्ग्यू करके देख लो, चांटा पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। ईगो भी है थोड़ी बहुत, जिनके पास पावर होती है तो नेचुरली ईगो भी होती है। थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हैं। अगर पिताजी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया भैया नोटबंदी होगी तो होगी, पिताजी ने बोल दिया 10 बजे गेट को लॉक लगेगा तो लगेगा, यू कांट आर्ग्यू विद हिम। इन द सेम वे सन रिप्रेजेंट स्ट्रिक्टनेस। सन इज माई आत्मा कारका। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वेयर एवर योर सन इज प्लेस्ड, इट सेज दैट आपको अगर उस घर के रिगार्डिंग काम करेंगे तो आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। हम कभी बोलते हैं ना, आज डोनेशन करी है, उस पर्टिकुलर बंदे को देख के मन को ना शांति मिली, आत्मा को तृप्ति मिली, तो वो आपका सूर्य है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी के सूर्य महाराज 11वें घर में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करके मन की शांति, आत्मा की तृप्ति मिलती है। आप मान सकते हो इसको। अगर सूर्य 12वें घर में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को डोनेशन, पर्टिकुलरली अस्पतालों में अंग्रेजी दवाइयां या तो देते हैं या देनी चाहिए, और जब देते हैं तो मन को, आत्मा को तृप्ति मिलती है। अगर किसी के 10वें घर में सूर्य विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को अपने काम करके, काम में थोड़ी सी शिद्दत दिखा के तृप्ति मिलती है। 9वें घर में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की सेवा, सोसाइटी की सेवा या रिलीजियस काम करने में बहुत मजा आता है। आगे बढ़ते हैं। पिताजी में बहुत करेज है, और मेरे पिताजी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरी सरकार ये चाहती है कि मैं हमेशा तंदुरुस्त रहूं, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और थोड़े से डिसिप्लिन भी हैं, स्ट्रिक्ट भी हैं, ईगो भी है और डिसिप्लिन भी है। अब इसको, डिसिप्लिन को यूज करके हम रेमेडीज भी बनाएंगे। उसके बाद ये हो गए सिग्निफिकेशंस। फिर बात आती है बॉडी पार्ट की। नाउ सिंस सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, my father is the most important person in the family, and my pradhan mantri is the most important personality in the government or in the country. So उस प्रकार से यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे, जो बाहर है वही अंदर है। जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही मेरी जो ब्लड की, ब्लड में जो प्रेशर है वही है। कहने का मतलब, अगर ये मैं हूं तो जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वही मेरी रक्त के संचार के कारण, ड्यू टू माई ब्लड, यहाँ पे प्रेशर प्रेशर है। अगर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है तब ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। इन द सेम वे यथा शरीरे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अंदर है। सिंस सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, इट गवर्न्स हार्ट एंड ब्रेन, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी। उसके बाद सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स अपने कारण, या सूर्य अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा होगा सबने, G × M1/M2/R²। अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लैनेट्स को एक स्ट्रक्चर में बांध के रखते हैं। ही डजंट अलाउ द प्लैनेट्स टू मूव आउट एंड हियर एंड देयर। इन द सेम वे, उसी तरीके से मेरे स्केलेटन सिस्टम या किसी के भी स्केलेटन सिस्टम
उनकी बॉडी का ढांचा बनाता है। तो स्केलेटन सिस्टम और पर्टिकुलरली बोन्स, दे रिप्रेजेंट द सन। तो अगर सूर्य खराब है तो कहीं ना कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। अब इसको समझते हैं, इसको यहां पे समझेंगे, यहीं पे समझाते हैं। सूर्य से हमें क्या मिलता है? एनीवन? वी ऑल नो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हम अपने सूर्य से लेते हैं। ये विटामिन डी क्या करता है? ये विटामिन डी हमारे खाने से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है, और ये कैल्शियम हमारी बोन्स में जाके बच जाता है एंड वी फील स्ट्रॉन्गर, हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। बट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ विटामिन डी क्या होता है? जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, हमारी दांतों में फास्फोरस होता है, इट इट गेट्स एक्सट्रैक्टेड आउटसाइड आउटसाइड। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है और हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, जिनको हम ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, आर्थराइटिस, इस तरह की बीमारियों से जानते हैं। सो विटामिन डी, सूर्य, बोन्स, दे आर इंटरकनेक्टेड। जिनके सूर्य 8वें घर में होते हैं उनको कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि 8वां घर है हिडन, अंधेरा, ग्राउंड के नीचे, अंडर द टेबल। देन सन रिप्रेजेंट्स राइट आई, दाहिनी आंख। क्यों? माई फादर इज ऑलवेज राइट, all the body part, all the right part of my body is governed by sun, particularly right eye. Right nostril, क्या बोलते हैं इसको? इडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। अब अगर यथा शरीरे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा शरीरे, जो बाहर है वही अंदर है। घर में जो घर की राइट साइड की विंडोज हैं, इसका मतलब अगर ये मेरा घर है, ये मेन दरवाजा है, मैं ऐसे जा रहा हूं बाहर, सड़क को देख रहा हूं, तो जो भी मेरी राइट साइड की विंडोज पड़ेंगी वो सूर्य गवर्न करेंगे। और एक रेमेडी यहां से भी निकल के आती है, टू मेक माई सन स्ट्रॉन्ग आई हैव टू मेक श्योर दैट माई राइट विंडोज आर वेरी क्लीन, वेरी इन द गुड पोजिशन। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। तो सूर्य अगर सरकार है तो गवर्नेंस की स्टडी को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। द डिफरेंस हेयर इज, इट इज पॉलिटी, इट इज नॉट पॉलिटिक्स। तो जो भी यूपीएससी वाले हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी किसी ने? पढ़ी है किसी ने? धनंजय आपने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। तो दिस इज द पॉलिटी। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? Optics is the study of light. Since sun has its own light, so optics is also connected with sun. Physics, stats. मेरे घर का बजट और मेरी सरकार का बजट कौन तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे पिताजी। तो स्टैट्स भी सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। मेडिसिन, कौन सी वाली? एलोपैथी। क्यों? एलोपैथी गिव्स यू इंस्टेंट रिलीफ। मेरे पिताजी चाहते हैं, मेरी सरकार चाहती है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। So allopathy medicine is governed by sun. Non-medical, light engineering, electrical engineering, and astronomy. Sun governs. Sun is the owner of solar system. Sun is the boss of the solar system. So it governs astronomy. Now, जब हमने बॉडी पार्ट्स की बात करी थी, तो जिन जिन बॉडी पार्ट्स को सूर्य गवर्न करते हैं उन बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम भी होगी। अगर सूर्य ठीक नहीं है, प्रॉब्लम में है, तो हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, वीक इम्यूनिटी। कभी कभी आपने सुना होगा, अपने क्लाइंट बोलते हैं शरीर ढीला ढाला रह रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत जल्दी बंदा बीमार हो जाता है। तो हमें सूर्य को देखना है। आई साइड वीक होना, हाइपर टेंशन क्यों? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी, ज्यादा एसिडिटी हो जाना, दिस इज कनेक्टेड विद जठराग्नि। कुछ देर में इसकी बात करते हैं। और स्टमक, हाई फीवर। हाई फीवर मतलब तापमान तेज होना, तापमान मतलब हाई एनर्जी। एनर्जी कौन गवर्न करता है? सूर्य। देन कम्स द रेमेडी पार्ट। सो रेमेडी में we always prescribe the three-prong approach. What is that? The three-prong approach is spiritual, physical and donation. तो यहां पे लिख लेते हैं spiritual, physical and donation. तो spiritual में क्या आता है? Spiritual practices,
जैसे कि सूर्य महाराज का जो जाप होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आदित्य हृदय स्तोत्र। प्लस गायत्री जप। गायत्री जप किसने लिखा था? कौन से महर्षि ने गायत्री जप का निर्माण किया था? कौन बताएगा? चैट में लिख के बताइए। उसके अतिरिक्त स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और क्या आता है? ऑफर वाटर टू सन गॉड डेली एट सेम टाइम। नाउ यहां पे मैंने इसको डाक करके लिखा है। वाई डेली एट सेम टाइम? क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे बॉस, मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन रहूं, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहूं। तो अगर मैं एक समय चूज करता हूं एज पर माई कन्वीनियंस, लाइक मॉर्निंग 7 o'clock, 7:30 o'clock, 8 o'clock, आई हैव टू मेक श्योर टू मेक माई सन स्ट्रॉन्ग, आई हैव टू ऑफर वाटर टू सन गॉड डेली एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ना इससे अगर मैं सूर्य को अर्घ दे रहा हूं, इससे सूर्य भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा मेरी थिंकिंग में, मेरे ऑरा में, मेरे डिसिप्लिन में। लाइक अगर मैं रात को लेट सो रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये रहेगा कि मेरे को सुबह जल्दी उठना है, एंड धीरे धीरे मेरे को सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ेगी। और सुबह जल्दी उठना नॉर्मली एक अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है। सो टू मेक सन स्ट्रॉन्ग, ऑफर वाटर टू सन गॉड डेली एट अ सेम टाइम, इररिस्पेक्टिव। अब आपको क्वेश्चन आएगा, सर नहाना है नहीं नहाना है, खाना है नहीं नहाना है, डजेंट मैटर। द थिंग दैट मैटर्स इज योर फेथ, योर बिलीफ एंड योर कंसिस्टेंसी। गायत्री जप के बारे में कौन बताएगा? हु रोट गायत्री जप? कौन से महर्षि ने गायत्री जप लिखा था? गूगल नहीं किया अभी तक किसी ने? सबके कैमरास फिर बंद हो गए हैं, बहुत बढ़िया। गायत्री जप लिखा था विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ जी, ये श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। अब उसके बाद बात करते हैं फिर एलोपैथी मेडिसिन, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो गया। फिर बात करते हैं फिजिकल की। ना फिजिकल मींस जो भी आपके फिजिकल रिलेशंस में आते हैं सूर्य के साथ, दैट इज योर सन, योर फादर, और योर फादरली फिगर, और योर बॉसेस, अथॉरिटी, और गवर्नमेंट। तो उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें। अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूं तो प्रधानमंत्री के साथ तुम्हारा कुछ रिलेशन नहीं है, बट उनकी अथॉरिटीज, उनकी एजेंसीज, दैट इज टैक्सेस। ट्राई टू पे योर टैक्सेस विथ ऑनेस्टी, अदरवाइज कहीं ना कहीं सूर्य खराब होंगे ही होंगे। सो देयर आर टू वर्ड्स, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब लूपहोल निकालना, इवेजन मतलब चोरी करना। नाउ द चॉइसेस आर, हम ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, या दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। देन कम्स डोनेशन। डोनेशन में यू कैन डोनेट एलोपैथी मेडिसिन और एनी काइंड ऑफ ईटेबल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे। चाहे वो बोला जाता है कि संडे को लाल चीजें डोनेट करो, संडे को ये करो, खसखस डोनेट करो, वीट डोनेट करो, जैगरी करो। ये आई हैव रिटन एज अ बुक फ्रॉम द बुक, बट इन माई ओपिनियन, इन माई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, इन माई प्रैक्टिकल लाइफ, आप किसी भी चीज को डोनेट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लैनेट। और आज से एक चीज ये भी नोट करेंगे, डोनेशन से कोई भी प्लैनेट आपका वीक नहीं होगा। आपने सुना होगा, ये प्लैनेट मेरा अच्छा है, क्या इसकी डोनेशन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। डोनेशन से इतने बड़े हेवनली बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम 6 ग्राम करें, चाहे 60 ग्राम करें, चाहे 60 किलो करें, किसी भी प्लेनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट योर डोनेशन, योर फेथ। एंड व्हेन वी डू, वी गिव फ्रॉम आवर पॉकेट एज पर द नीड्स ऑफ द अदर वन, then God will give from his pocket as per my need. So donation should always be done irrespective of any planet, irrespective of any day, irrespective of any मुहूर्ता, क्योंकि यहाँ पे हम भगवान के काम में हेल्प कर रहे हैं। बट
अगर आपको किसी को थोड़ा सा इंप्रेस करना है तो बोल सकते हैं कॉपर डोनेट कर सकते हैं जी, कनक डोनेट कर सकते हैं, गुड़ डोनेट कर सकते हैं, जैगरी, खस खस डोनेट कर सकते हैं, या लाल फ्रूट एप्पल वगैरह डोनेट कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन डोनेशन करनी चाहिए जब सामने वाले को जरूरत हो, जिस चीज की जरूरत हो। नाउ बीज मंत्र, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्य सूर्य नमः 7,000 टाइम्स इफ आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ फॉर मी, और 28,000 टाइम्स इन 15 डेज इफ इफ आप किसी से करवा रहे हैं। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो 7,000, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं, हालांकि अभी मैं उसके बारे में बात करता हूं, अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तो 28,000 बार। मेरे को कोई बताएगा ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है, और कितना डिफरेंस है? एनीवन इन द चैट बॉक्स, और यू कैन रेज योर हैंड्स। उसके बाद आती है ओनरशिप। ओनरशिप में आपको कहानी सुनाऊंगा, उसमें ज्यादा समझ आएगा। यहां के लिए आप नोट करिए, ओनरशिप, सन गवर्न्स फिफ्थ साइन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लियो, हिंदी में बोलते हैं सिंह राशि। इसका जो स्टोन है वो मानिक हिंदी में, रूबी इंग्लिश में, और इसको पहना जाता है रिंग फिंगर में, इन कॉपर और इन गोल्ड। सो एनीवन जो मेरे को ये बता सकता है, यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे 28,000 है, क्यों है इतना फर्क? लेट मी सी। किस किस के कैमरास बंद हो गए? सबके कैमरास बंद हो गए। हम्म। जिन जिनके कैमरास बंद है उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है, उनका चार्ट नहीं लिया जाएगा। चलिए, द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 7,000 एंड 20,000। द आंसर इज 7,000 था सतयुग में, आज चल रहा है कलयुग, चौथा युग। सो 7 into 4, 28,000 टाइम्स। तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीट सन। वी विल टेक डाउट्स इन अनदर 20-30 minutes। लेट अस ट्राई टू कंप्लीट 2 more planets। बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज लेट मी नो। स्पीड फास्ट तो नहीं है? बोर तो नहीं हो रहे? या सो रहे हो? ना चैट चैट बंद थी, सॉरी। अच्छा, चैट बंद थी। ओके। इज स्पीड ओके? आर यू नॉट गेटिंग बोर्ड? मजा आ रहा थोड़ा थोड़ा? हम्म। चलिए, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, लेट मी क्लोज द चैट वंस अगेन। अब बात करते हैं मार्स की। नाउ, अच्छा, सूर्य के बारे में हमने बात करी। सिंस सन गवर्न्स एथिक्स, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्जी हो जाए, भगवान राम ने एथिक्स का साथ नहीं छोड़ा। ही वॉज, और ही इज, एथिकल एट एवरी इंस्टेंस। जिसका हमें बहुत बड़ा एक सबूत मिलता है, उन्होंने बलि की जगह सुग्रीव को चुना था। ही चोज एथिक्स ओवर पावर। बलि जिसने रावण को 2 बार हराया था और 6 महीने तक अपने बाजू में लेकर घुमा था, ही रिजेक्टेड दैट पावरफुल पर्सन एंड ही सिलेक्टेड सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, बिकॉज ही प्रेफर्ड एथिक्स ओवर अदर थिंग्स। सो एथिक्स मतलब लॉर्ड राम। अगर हम एथिक्स से काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, प्रेस्टीज अपना स्ट्रिक्टनेस से काम करेंगे, डिसिप्लिन से काम करेंगे, तो हमारे सूर्य भगवान, हमारे सूर्य महाराज स्ट्रांग होंगे। तो अगर आपको कोई सवाल पूछता है मैं सूर्य को बलवान करने के लिए क्या करूं, कौन सा दान करूं, कौन सा जाप करूं, तो सबसे पहले एथिक्स को अपनी लाइफ में लेकर आए, ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लेकर आए। देन यू विल फील दैट योर सन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, और आपकी बॉसेस से, आपकी अथॉरिटी से बनना ही शुरू। अगर आप झूठ बोलोगे नेचुरली, कोई भी झूठ बोलेगा तो नेचुरली आपको बॉस पसंद नहीं करेगा। देन कम्स मार्स, द सेकेंड मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इज द मार्स। अब मार्स को यहां पे फोर्स की बात करी गई है। मार्स को यहाँ पे जनरल ऑफ द आर्मी की बात कही गई है। मार्स को यहाँ पे यूनियन लीडर बोला गया है।
आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इनको मैं एक वर्ड में समझाता हूं, इतना क्यों बोला गया। तो वापस चलते हैं ज्योतिष में। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। तो थोड़ा सा सोलर सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज सन। सन के बाद कौन आता है? मरकरी छोटा सा, फिर वीनस, फिर अर्थ। नाउ दीज आर द इनर प्लैनेट्स, देन कम्स मार्स, द आउटर प्लैनेट, एंड देन कम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून एंड प्लूटो। बट हमें मार्स तक का मतलब है। सो मार्स इज द फर्स्ट प्लैनेट विच इज इन द आउटर ऑर्बिट। अर्थ हमारी प्रिय मातृभूमि, यहाँ पे हम विराजमान, हम रहते हैं। जो भी आउटर स्पेस से, आउटर ऑर्बिट से हेवनली बॉडीज आ रही होती हैं, मार्स, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल, इट प्रोटेक्ट्स दैट पर्टिकुलर, इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम द अटैक ऑफ दैट पर्टिकुलर हेवनली बॉडी। कोई भी ऐसे आ रहा होगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल। So that is why Mars has been given the signification of protection. Mars have been given the signification of army, police, defense. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज देखी हमने, मार्स डिफेंस की बात कर ली, पुलिस की बात कर ली, आर्मी की बात कर ली। छोटा भाई बहन हमारी रक्षा करता है, ठीक है। जनरल ऑफ द आर्मी, यूनियन लीडर। अगर मैं इन सब चीजों को एक चीज में देखूं, डिफेंस, पुलिस, आर्मी, इसमें एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? यूनिफॉर्म। तो मार्स अगर स्ट्रांग होंगे तो ऐसा व्यक्ति यूनिफॉर्म वाली सर्विसेज में जाने की कोशिश कर सकता है। अब यूनिफॉर्म क्यों बोला? क्योंकि मार्स हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हनुमान जी की सेना कौन सी थी? वानर सेना। एवरी वन वॉज यूनिफॉर्म, किसी में कोई भी अंतर नहीं था। एक आधे भगवान हनुमान जी हो गए, सुग्रीव हो गए, या अंगद जी हो गए, उनके अलावा सब लोग नीचे एक यूनिफॉर्म उसमें रहते थे। सो देयर वाज नो मैं बड़ा मैं छोटा। सो इसलिए यूनिफॉर्म सर्विसेज मार्स के अधीन क्षेत्र में आती हैं। नाउ अब हनुमान जी की बात क्यों करी? क्योंकि प्रोटेक्शन है। जहां जहां मेरे प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां जहां मेरे प्रधानमंत्री जाएंगे वहां वहां फोर्स जाएगी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जहां जहां भगवान राम गए थे वहां वहां हनुमान जी भी गए थे। जब हम इनकी रेमेडीज की बात करेंगे तो और अच्छी से एक कहानी सुनूंगी। देन डिस्प्यूट, मार्स है, झगड़ा है, एंगर है, एग्रेशन है। हनुमान जी क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है तो झगड़ा भी करेंगे। गुस्सा भी बहुत था हनुमान जी में। जनरल ऑफ द आर्मी, फोर्स, पावर, ईगो, एटीट्यूड, सब हो गया। नाउ टेक्नोलॉजी। अगर मैं हनुमान जी को याद करूं तो तुलसीदास जी के हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है। कौन सी आती है? कौन बताएगा? अष्ट सिद्धि नवनिधि। तो कौन कौन सी सिद्धियां थी, कोई बता सकता है? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, प्राप्ति, एक दो और थी। सो दिस मीन्स अनिमा मतलब अपने आप को बहुत छोटा कर लेना, गरिमा मतलब अपने आप को बहुत भारी कर लेना, लघुमा मतलब बहुत हल्का कर लेना, प्राप्ति मतलब कहीं भी पहुंच जाना। फिर एक दो पावर्स और थी, किसी को भी वश में कर लेना, वशिष्ठ। फिर किसी को भी, किसी की भी चीज पे अपना राज बना लेना। कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, एक आधी और रहेगी। एनी हो, तो इसका मतलब भगवान हनुमान जी के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी। उड़ने की क्षमता, छोटे होने की क्षमता, बहुत भारी होने की क्षमता, पतले होने की क्षमता, गायब होने की क्षमता। तो दीज आर ऑल बट टेक्नोलॉजीज। सो मार्स गवर्न टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी कम्स विद मशीनरी।
मार्स इज स्पोर्ट्स पर्सन, रेसलर, एनर्जी। चोट भी मार्स है, एक्सीडेंट भी मार्स है, फायर भी मार्स है, हीलिंग। वाई हीलिंग? हनुमान जी ने लक्ष्मण को क्या करा था? हील करा था। क्या लेकर आए थे? जड़ी बूटी लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? द्रोणगिरी पर्वत से लेकर आए थे। किनके कहने पे लेकर आए थे? सुषेम के कहने पे लेकर आए थे। सो मार्स रिप्रेजेंट्स हीलिंग एंड सर्जरी। अब उसके बाद मार्स को हम क्या बोलते हैं? अंजनी पुत्र, कल्टिवेबल लैंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेंडिंग कर्मास ऑफ माय एंसेस्टर्स। ये कैसे? ये तो पहली बात सुना है। वाई मार्स इज द पेंडिंग कर्मास ऑफ माय एंसेस्टर्स। अब इसको समझते हैं। अभी के लिए हम समझेंगे कि मार्स की कुछ दृष्टियां होती हैं, कुछ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट एक चीज बात नोट करेंगे, मार्स हमारे ब्लड के आरबीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे को कहां से मिलता है ब्लड? मेरे पिताजी से या मेरे पूर्वजों से। मास रिप्रेजेंट्स डीएनए। कहां से मिलता है? मेरे को अपने पूर्वजों से, चाहे मैं चाहूं चाहे ना चाहूं। नाम कौन है? नेम भी मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। इफ माय नेम इज विकास मित्तल, सो मित्तल हैज बीन गिवन टू मी बाय माय एंसेस्टर्स, चाहे मैं चाहूं चाहे ना चाहूं। जो मेरे पिताजी की जमीन है डेफिनेटली मेरे को मिलेगी, और मैं चाहूंगा भी। ऐसा तो है नहीं ना? तो अगर मेरे को उनकी अच्छी चीजें मिल रही हैं, चाहे मैं चाहूं चाहे ना चाहूं, मेरे को उनके कर्म भी मिलेंगे और मेरे को पूरे करने होंगे। इफ आई विश और आई डोंट विश, आई हैव टू डू इट। सो यहां पे एक लाइन नोट करेंगे, वेर एवर मार्स सिट्स और वेर एवर मार्स एस्पेक्ट्स। अभी सिर्फ इस वर्ड को यूज करेंगे, एस्पेक्ट्स, कुछ नहीं सोचेंगे कि क्या है। जहां पे मार्स विराजमान है कुंडली में, और जहां पे मार्स देख रहे हैं कुंडली में, मेरे पूर्वज चाहते हैं कि मैं उनके लिए उन घरों का काम करूं, ताकि उनको खुशियां मिले, उनका वैकुंठ में वास हो। जिस तरीके से मेरे को उनकी भूमि मिली, उनका नाम मिला, उनका डीएनए मिला, उनका खून मिला, उस तरीके से उनके कर्मा भी मिले। इफ आई एम इंजॉइंग, तो मेरे को अच्छे कर्म मिले हैं। इफ आई हैव टू पे, इफ समवन हैज टू पे, सो उनको कहीं ना कहीं उनके कर्मा को खत्म करना है। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट्स। सिंस मार्स रिप्रेजेंट्स, मार्स इज अ रेड प्लैनेट, मार्स रिप्रेजेंट्स आरबीसीज। एक याद रखेंगे, ब्लड जो है वो मार्स नहीं है, ब्लड है वो चंद्रमा है। आगे करेंगे इसके बारे में बात। ब्लड का जो रेड पिगमेंट है विच कैरीज द ऑक्सीजन एंड बाइंड्स विद द एंड सर्कुलेट टू द सेल, उन पिगमेंट्स को मार्स गवर्न करते हैं। आपने एक बीमारी सुनी होगी, थैलेसीमिया। इट इज अनफॉर्चुनेट ब्लड कैंसर, इट इज ऑल्सो गवर्न बाय मार्स। सीमेन, कार्डियक रीजन। नाउ कार्डियक रीजन का बात क्या है? क्योंकि जो सूर्य थे या सूर्य हैं, वो मेरे दिल को, हार्ट को गवर्न करते हैं। हार्ट को प्रोटेक्ट कौन करेगा? कार्डियक रीजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मायोकार्डियम। सुना होगा अपने नाम। तो दिल के जो आसपास की जो मसल्स होती हैं, दैट आर गवर्न्ड बाय मास। तभी बोलते हैं ना, गुस्सा आएगा तो कौन, किस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, किस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? दिल पर। दैट इज फ्रॉम दिस। गुस्सा कौन है? एंगर। यहाँ पे जब भी हमें रेमेडीज बनानी है, तो एक चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमेशा याद रखेंगे। व्हाट इज दैट लॉ? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। गुस्सा करेंगे, मार्स की एनर्जी ज्यादा होगी, तो कहां पे जाके लगेगी? हमारे पे ही लगेगी, या तो यहां पे, या प्रोटेक्टिव पार्ट नियर ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? खोपड़ी, स्कल, क्रेनियम। गुस्सा करके देखोगे, सर दुखेगा, दिल दुखेगा।
100%। देन बोन मैरो। बोन कौन है? बोन बोन हमारे सूर्य हैं। सूर्य के पास कौन रहेगा? बोन मैरो। क्लियर हो थोड़ा थोड़ा? अब बात करते हैं हाउस हाउस पार्ट्स की। हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाइक ट्रांसफार्मर हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया, बड़े बड़े मीटर्स हो गए, जनरेटर हो गया। तो बड़े बड़े जो हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो मार्स है, क्योंकि मार्स इज द ओनली प्लैनेट विच इज वेरी हाई इन एनर्जी। भगवान राम में ज्यादा पावर थी या भगवान हनुमान में पावर थी? आपको याद है, एक चीज आपको कहानी सुनी होगी। एक बार हनुमान जी में और भगवान राम में भी युद्ध हुआ था। फिर उससे उसमें सामने आया था राम बड़ा या राम का नाम बड़ा। तो बोला जाता है राम से बड़ा उनका नाम। तो जितनी भी हैवी, मतलब हनुमान जी हैज इमेंस पावर टू सबजुगेट एनी पर्सन, एनी वन इन दिस वर्ल्ड और इन दिस यूनिवर्स फॉर दैट मैटर। तो जितनी भी हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं हमारे घर में, अगर वो खराब हो रही हैं तो मान के चलिए आपके मार्स में पंगा है। अब बीम कॉलम की बात क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे मेरे प्रधानमंत्री के सर से देश की रक्षा का बोझ किसने उठा रखा है? जनरल ऑफ द आर्मी और आर्मी ने। वैसे ही सीता माता को वापस लेके आने का बोझ किसने उठा रखा था? हनुमान जी ने। और उसी तरीके से मेरे घर में या आपके घर में सबसे ज्यादा बोझ कौन उठाता है? दिस इज बीम, दिस इज कॉलम। अगर कोई यहाँ पे सिविल इंजीनियर है मेरे अलावा तो ये समझेगा कि बीम एंड कॉलम दे ट्रांसफर द स्ट्रेस ऑफ हाउस और स्लैब्स फ्रॉम बीम टू कॉलम टू फाउंडेशन। मोटा मोटा कहने की बात है, अगर आपके घर में बीम कॉलम को प्रॉब्लम आ रही हो तो देख के चलें मार्स, ये एक इंडिकेशन है मार्स में बी अंडर प्रॉब्लम। तो यहां से भी रेमेडी बनेगी, मीटर को ठीक रखें, बीम को ठीक रखें, कॉलम्स को ठीक रखें। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, इंजीनियरिंग, वेरी क्लियर। टेक्नोलॉजी की बात करी थी तो टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रिकल क्यों? क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं। सिविल क्यों? क्योंकि अंजनी पुत्र हैं। सिविल बेसिकली गवर्न्स विद लैंड और कंस्ट्रक्शन। सो जब भी आपको सवाल कोई पूछे मैं गाड़ी कब लूं, या मैं गाड़ी कब ले सकता हूं, या मैं घर वर प्रॉपर्टी कब ले सकता हूं, तो मार्स को जरूर देखें। गाड़ी इज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड घर इज सिविल। एनी लैंड रिलेटेड एजुकेशन, वेपनरी जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, बम बनाने की फैक्ट्री, एक बंदूकें बनाने की फैक्ट्री, सब मार्स गवर्न करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग भी मार्स गवर्न करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स which can be caused due to bad Mars? Diseases, high blood pressure, very common। गुस्सा आएगा बीपी बढ़ेगा, सर दर्द होगा, दिल में प्रॉब्लम होगी, सिंपल। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, लॉस ऑफ एनर्जी, फाइल्स, बोन मैरो में प्रॉब्लम। आपने सुना होगा बीएमटी, बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन। कट, वुंड, एक्सीडेंट्स, किसी भी तरह का चोट लगना, कट लगना और रक्त का बहना, ब्लीडिंग होना, कहीं ना कहीं मार्स से गवर्न होता है। नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस दी रेमेडीज। इसमें मैं कहानी सुनाऊंगा, हो सकता है आपको मजा आए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अब अगेन, जब भी आपको खुद के लिए या आपके किसी भी क्लाइंट या परिवार वालों के लिए रेमेडी देनी है तो तीन रेमेडीज, थ्री प्रोंग अप्रोच। कौन कौन सी है वो बोलेंगे? स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड डोनेशन। तो स्पिरिचुअल की बात करते हैं। स्पिरिचुअल की बात करने के लिए हनुमान जी ऑलवेज से, एंड एज माय गुरु ऑलवेज सेज, नो तामसिक फूड, नो तामसिक फूड। लाइक सिंस आई एम द फॉलोअर ऑफ श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग, तो वो सिर्फ एक चीज को मना करते हैं,
तामसिक खाना ना खाने को, दैट इज नॉन वेज ना खाने को। कुछ हमसे भी हायर लोग हैं जो बोलते हैं भाई अनियन प्याज नहीं खाना, अनियन गार्लिक नहीं खाना, तो देयर देयर चॉइस, बट नॉन वेज अवॉइड करिए एटलीस्ट जब तक हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं कर रहे हैं। उसका मैं रीजन बताता हूँ अभी। उसके साथ साथ नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, दिस ऑल कम्स इन तामसिक फूड। अब इसका क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। अगर मेरे को मार्स को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मैं उनको बोलूंगा तामसिक खाना नहीं खाना या नॉनवेज नहीं खाना। अब नॉनवेज खाने का क्या मतलब है, जब कोई एनिमल की स्लॉटरिंग होती है, व्हेन एन एनिमल इज किल्ड, अ हार्मोन नोन एज कॉर्टिसोल is released from their brain, or for that matter from the glands, adrenal glands. Now this cortisol is known as stress hormone. जब ये हार्मोन रिलीज होता है या जब एनिमल को पता लगता है कि भैया अब वो उसको स्लॉटर करने वाले हैं, तो दिस हार्मोन इज रिलीज इन ह्यूज क्वांटिटी, एंड व्हेन दिस हार्मोन इज रिलीज इन ह्यूज क्वांटिटी, देन उनका जो ये हार्मोन है उनके फ्लैश में, उनकी बॉडी में चला जाता है, एंड व्हेन दैट पर्सन ईट्स नॉन वेज, बी इट इन दी एनी फॉर्म, चाहे वो उसको बॉयल करके खाए चाहे जैसे मर्जी खाए, ये कॉर्टिसोल की मात्रा उस पर्टिकुलर नेटिव के बॉडी में बढ़ जाएगी। अगर बढ़ेगी तो उस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है एंग्जाइटी बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा। सो मार्स को कंट्रोल करने का या स्ट्रॉन्ग मार्स को कंट्रोल करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज। एंगर बढ़ेगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कहां पे जाएगी, सर पे जाएगी या दिल पे जाएगी, सिंपल। तो आपको, तो उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। अब उसके बाद बात करते हैं स्पिरिचुअल की, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड जी का पाठ सबसे बढ़िया, ये यूनिवर्सल है। वी ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कंठस्थ, वी हैव ऑलरेडी लर्न हनुमान चालीसा जी, तो बहुत बढ़िया है। पढ़ के करें, सुन के करें। यहां पे एक चीज और बोली जाती है, एटलीस्ट 3 टाइम्स इन वन गो, आंखें बिना खोल के, 3, 7 और 11 इन वन गो। अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो व्हाइट आसन में, व्हाइट आसन के ऊपर बैठ के, अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो लाल आसन पे। ये चीजें थोड़ी सी अच्छी। उसके बाद ब्लड डोनेशन। और अब बात करते हैं, ये क्या लिखा है, हेल्प एन अनफॉर्चुनेट गर्ल इन हर मैरिज। इसको समझते हैं हम, ऐसा क्यों बोला, हनुमान जी की तो शादी भी नहीं हुई थी, तो ये अनफॉर्चुनेट गर्ल की हेल्प कैसे करनी है। अब उसकी छोटी सी कहानी सुनते हैं, हो सकता है आपने सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो प्लीज सुनिए आराम से, अगर सुनिए तो मेरे को बताना, अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी। जब भगवान राम और रावण की का युद्ध हो रहा था, 84 दिन चला वो युद्ध, उसमें जब रावण ने देखा कि उनका बेटा भी मारा गया, अक्षय कुमार भी जो भी थे उनके बच्चे, इंद्रजीत भी मारा गया, तो फिर उन्होंने देखा कि अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ छल से कुछ करना पड़ेगा। तो रावण ने अपने कजन को, जिनका नाम था अहिरावण, उनको बोला, ये कौन थे, ये पाताल के राजा थे, उनको बोला कि भैया आप मेरी हेल्प कीजिए, भगवान राम और लक्ष्मण जी को किडनैप करके इनकी बलि दीजिए, क्योंकि अहिरावण देवी के बहुत बड़े भक्त थे, देवी उनकी हर बात को मानती थी। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं लक्ष्मण जी का और भगवान राम का उनकी बलि दूंगा और मैं अपने भाई को जिता दूंगा। तो जब लंका में हनुमान जी और भगवान राम की सेना सब सूर्यास्त के बाद रेस्ट कर रहे थे अपने शिविर में, तो अहिरावण ने क्या किया, अहिरावण ने विभीषण का भेष बदल के रात को हनुमान जी के पास गए, और विभीषण बन के अहिरावण ने हनुमान जी से परमिशन मांगी कि मेरे को भगवान राम से मिलना है। एक लाइन आती है हनुमान चालीसा में, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गए बिन पैसारे। तो भगवान राम को मिलने के लिए सबसे पहले हमें किसकी परमिशन चाहिए, हनुमान जी की परमिशन चाहिए।
तो ठीक है, भगवान राम को मिलने की परमिशन दे दी उन्होंने, हनुमान जी ने। तो ये जो अहिरावण थे वो चले गए उनके शिविर में और उनको किडनैप करके ले आए पाताल में। ये बात जो ओरिजिनल विभीषण था उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि भैया कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फिर ये जाते हैं शिविर में, हनुमान जी से मिलते हैं। हनुमान जी बोलते हैं आप तो अभी मिले थे, अंदर कौन गया फिर? उनको समझ आ गया भैया कुछ ना कुछ छल हुआ है। फिर हनुमान जी को बहुत गिल्ट फील होता है कि यार मेरे कारण जो मेरे प्रभु हैं वो उनको किडनैप कर लिया। तो फिर ये बताते हैं कि यार वो अहिरावण आया है तो वो उनको एक पाताल में ले गया, आप उनको बचा कर लाओ। ठीक है, तो हनुमान जी चले जाते हैं उनके पीछे पीछे, पाताल में जाते हैं। उनको पाताल में एक व्यक्ति मिलता है जो बोलते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, मेरे को हराना पड़ेगा, तो आई विल गिव यू द परमिशन और यू कैन रिट्रीट। तो वो कहते हैं जी ऐसा तो मैं फालतू में क्यों किससे लड़ूं, नहीं आपको तो लड़ना पड़ेगा, अपना परिचय दीजिए, हनुमान जी बोलते हैं। हनुमान जी उस व्यक्ति को बोलते हैं अपना परिचय दीजिए, प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। वो बोलता है कि मैं महाबली हनुमान जी का बेटा हूँ। हनुमान जी बड़े चौकन्ने हो रहे हैं, भैया ये कौन है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ये मेरे को अपना बच्चा बता रहा है। फिर हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, कहते देखो मेरे को अंदर जाने दो, मेरे को प्रभु को बचाना है, अदरवाइज आई हैव टू किल यू। कहते कोई बात नहीं जी, मेरे को अहिरावण ने बोला है नो वन शुड बी अलाउड टू एंटर, तो लेट्स फाइट। तो फिर इनकी फाइट इनसे होती है। तो नेचुरली कौन जीतेगा, हनुमान जी जीतेंगे। हनुमान जी ने इनको परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद इनको पूछा कि क्या आपने अपने पिताजी को देखा है? कहते नहीं देखा। कहते फिर वो मैं ही हूं, मैं ही हनुमान हूं, महावीर बजरंग बली। अपना परिचय बताइए। मैं हूं मकर ध्वज। फिर हनुमान जी पूछते हैं भैया मेरी तो शादी भी नहीं हुई, आप कहां से प्रकट हुए? फिर वो बताते हैं मकर ध्वज कि जब आप लंका दहन करके जा रहे थे तब आपके बॉडी से एक पसीने की बूंद मकर में गई, मगरमच्छ में गई, और वहीं से मेरा जन्म हुआ और मेरे को पाताल भेज दिया गया रक्षा करने के लिए। आप कौन हैं? मैं ही हनुमान हूं। ये माफी मांगते हैं, फिर इनको अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे जब जाते हैं हनुमान जी, तब पाताल लोक में देखते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाने की बात हो रही है। हनुमान जी फिर अहिरावण से युद्ध करते हैं, ही फाइट्स विद हिम, बट आफ्टर 3-4 अटेम्प्ट्स ही किल्स। बट जब भी वो किल करते हैं वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। जिंदा होने के बाद हनुमान जी भी थक जाते हैं, भैया कुछ हो ही नहीं रहा, बलि का टाइम पास आ रहा है। फिर हनुमान जी को एक मिलती है नाग कन्या। ये हनुमान जी को बोलती है आई कैन हेल्प यू इन गिविंग द सीक्रेट हाउ टू किल अहिरावण प्रोवाइडेड यू एक्सेप्ट माई वन कंडीशन। तो आज ये वही वाली कंडीशन हो रही है, प्रधानमंत्री को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरह कंडीशन मिल रही है। हनुमान जी बोलते हैं भैया एवरीथिंग इज एग्रीड, आप मेरे को सिर्फ तरीका बताइए। कहते सोच लो, मेरी शर्त सुन लो। कहती जो भी है भैया मेरे को बता दो, भाई मेरे को भी कुछ नहीं, मेरे को उनको बचाना है। ठीक है, तो अभी भगवान राम को बचाने के लिए हनुमान जी नेचुरली अपने प्रभु को बचाने के कुछ भी करेंगे। फिर नाग कन्या उनको सीक्रेट बताती है कि वहां पे 5 दिए पड़े हैं, आपको एक ही बार में पांचों को एक्सटिंग्विश करना है। और हनुमान जी फिर कौन सा रूप धारण करते हैं? पंचमुखी हनुमान। एंड नाउ ही एक्सटिंग्विशेस ऑल द दियास एंड नाउ अहिरावण इज किल्ड। और प्रभु को हनुमान जी ने, जैसे हम बात करते हैं, बचा लिया। फिर अब बात आती है कि भैया मेरे को पूरा करना है आपका। हनुमान जी बोलते हैं आपको भगवान राम को बोलते हैं कि मेरे को आपको एक लड़की से मिलवाना है, उन्होंने आपको बचाया, उनकी शर्त भी सुन लेते चलते चलते। कुछ मांग रहे हो कि दर्शन वर्शन मांग रहे हो कि दे देते हैं, चलते हैं फिर। वो बोलती हैं कि जी मेरी तो शर्त ये थी कि मेरे को तो भगवान राम से शादी करनी है। तो भगवान बोलते हैं यार हनुमान जी आपने तो मेरे को फंसा दिया, आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी अंगूठी देखो आप ऐसे कैसे मान सकते हो? भगवान राम बोलते हैं यार मेरे को आपने फंसाया तो आप ही बचाओ। हनुमान जी कहते हैं कोई बात नहीं सर, आपने, मैं आपको ही बचाने के लिए आया था, चाहे मेरे को बलि देनी पड़े बट मैं आपको बचाऊंगा।
हनुमान जी फिर एक कंडीशन रखते हैं कन्या के सामने, एग्रीड, आई विल गेट यू मैरिड विद लॉर्ड भगवान, लॉर्ड राम, बट ऑन वन कंडीशन, एज पर विधि का विधान, अगर जिस चौखट पर, जिस पीढ़ी पर, जिस कुर्सी पर, जिस सिंहासन पर भगवान राम बैठेंगे एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर वो टूट जाए तो शादी कैंसिल, तो वो विधि के विधान के अगेंस्ट होगी। हाँ, ना कहने ने ये सुना कि भैया छोटे से तो हैं हनुमान भगवान राम, क्या भार होगा, क्या वजन होगा, ओके अग्रीड। बट यहाँ पे हनुमान जी करते हैं गलती, अपना रूप बदल के टर्माइट, दीमक बन के उस सिंहासन को, उस चौकड़ी को, उस पट्टी को बीच में से भी कर देते हैं। जैसे भगवान राम उस पे विराजमान होते हैं, वो चौखट टूट जाती है एंड शादी गेट्स कैंसल्ड, अनफॉर्चुनेटली फॉर नाग कन्या। और अब ये नाग कन्या ने तो बेचारी ने सही बोला था, सच बोला था, हेल्प करी थी। हनुमान जी ने धोखा कर दिया, अब जो धोखा करेगा वो भरेगा। इन नाग कन्या ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि जैसे आप मेरे लिए, मेरे को झूठ बोला, आपको भी जीवन भर आपकी शादी नहीं होगी, और यू हैव टू मेंटेन द सेलिबेसी। हनुमान जी बोलते हैं कोई बात नहीं जी, भगवान प्रभु के लिए, अपने प्रभु के लिए ये भी सही, शादी नहीं करेंगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, ठीक है जी। बट एक बात याद रखना, जो श्राप देता है, जो कर्ज करता है, कर्ज करने वाला भी और कर्ज लेने वाला भी परेशान रहता है। तो हनुमान जी तो इसलिए परेशान रहे क्योंकि शादी नहीं हुई, खैर परेशान नहीं रहे, खैर बढ़िया रहे क्योंकि शादी नहीं हुई। बट ये नाग कन्या जिनका कोई भी कसूर नहीं था, कर्ज तो उन्होंने भी किया था। अब ये नाग कन्या कौन है? त्रेता युग में नाग कन्या थी, द्वापर युग में यही नाग कन्या कौन बन के आई? राधा रानी, जिनकी भी शादी विष्णु जी या कृष्ण जी से नहीं हुई। और यही नाग कन्या कलयुग में कौन बन के आई? मीरा बाई, द प्रिंसेस ऑफ चित्तौड़, जो एज इट इज सेड, एज अ हिस्ट्री गोज, कि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। हम बात कर रहे थे, कहानी कहानी में बह गए, हम बात कर रहे थे जो मैंने यहां पे लिखा है, कहां गया? हेल्प एन अनफॉर्चुनेट गर्ल इन हर मैरिज। तो ये वही कर्स है जो हनुमान जी को चलता आया। और यहां पे एक वर्ड आता है मांगलिक का। तो अगर आपके चार्ट में या किसी के चार्ट में मंगल यहां पे विराजमान है 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 8वें घर में, तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज मांगलिक। बट इट इज नॉट द दोष, इट इज द योग। मांगलिक पर्सन इज वेरी एक्टिव, इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एंड वेरी मेहनती। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भैया मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष नहीं है, मांगलिक योग है, बट द बेस्ट रेमेडी फॉर मार्स, इवन फॉर मांगलिक और नॉन मांगलिक पर्सन, इज आइदर टू ब्लड डोनेशन। फॉर मेल्स इट इज 4 times an ईयर, 3 महीनों के गैप में, और फॉर फीमेल्स इट इज 3 times an ईयर। ये बहुत अच्छा मार्स का रेमेडी है। एंड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू हेल्प एन अनफॉर्चुनेट गर्ल इन द मैरिज, देन इट विल वेरी हेल्पफुल। आप पैसे दीजिए, आप कपड़े दीजिए, कुछ भी करिए, उनकी हेल्प करिए, इट विल बी काउंटेड, इट विल बी डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड। उसके बाद मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भमाया नमः, 10,000 या 40,000 इन 21 डेज। उसके बाद बात करेंगे, मार्स जो है वो एरीज राशि को गवर्न करते हैं, ये कहानी मैं अगली क्लास में सुनाऊंगा, और स्कॉर्पियो साइन को गवर्न करते हैं। मार्स का जो नग है उसको मूंगा बोलते हैं, इंग्लिश में रेड कोरल। इट इज बॉर्न इन राइट फिंगर, राइट हैंड, थर्ड फिंगर। अब यहाँ पे एक और बात आती है, भाई मेल्स के लिए लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कैसे डिसाइड करेंगे? नथिंग डूइंग। अगर व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो अगर वो लेफ्टी है, इफ ही यूजेस हिज लेफ्ट हैंड फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क्स, आस्क हिम टू वियर ऑन दैट हैंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर आप किसी को स्टोन रिकमेंड कर रहे हो, विच आई पर्सनली डोंट डू, सो आपको उनके वो वाले हाथ को बताना है
जिनको जिनको वो ज्यादा यूज करते हैं। अगर पर्सन लेफ्ट हैंडेड है तो आस्क हिम और हर टू वियर इन द लेफ्ट हैंड। इफ अ पर्सन इज राइट हैंडेड तो आस्क हिम और हर टू वियर इन द राइट हैंड, थर्ड फिंगर, इंडेक्स फिंगर, आइदर इन कॉपर और इन गोल्ड। तो दिस इज मार्स। आगे बढ़े या थक गए? चैट ऑन करता हूँ थोड़ी देर के लिए। मजा आया थोड़ा थोड़ा? क्या पड़ा आज? क्या मतलब सबके बंदे सब लोग सो रहे हैं? ओके, आगे बढ़ना है या क्वेश्चन दें? एक और करें प्लेनेट। चलिए देखते हैं कौन सा। मरकरी। ओके, आई कंटिन्यू। सूर्य मंगल। आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉप द चैट। मरकरी पढ़ें अब, करें बुद्धि का उपयोग। चलिए अब करते हैं मरकरी की बात। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एज ऑफ नाउ, जो अभी तक पढ़ा हमने, एंड इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी को हिंदी में बुध बोलते हैं, फास्टेस्ट प्लैनेट है, मोटा मोटा 80 डेज में पूरा राउंड पूरा कर लेते हैं। इट इज ग्रीन इन कलर। अब क्योंकि ये सूर्य के बहुत पास होते हैं, इनको प्रिंस बोला जाता है। जो कोई भी बच्चा बोला जाता है, बच्चे के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये छोटी बहन भी है। अब जो मेरी छोटी बहन है, ये आप लोगों की छोटी बहन होगी, उसमें एक ट्रेड जरूर होता है कि वो बहुत बातूनी होती है, और जब उसको चॉकलेट टॉफी दी जाए तभी वो आपसे बात करेगी। मर्करी इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, अदरवाइज वो आपकी शिकायत भी करेगी, पापा इसने ये किया, मम्मी इसने ये किया। तो मर्करी इज द प्लैनेट विच गवर्न्स द प्रॉफिट, विच गवर्न्स द बिजनेस। इट इज द ट्रेडर। भैया आप मेरे को टॉफी दो, नहीं तो मैं आपकी बात बता दूंगी। भैया आप मेरे को ये बताओ, यहाँ लेके चलो, ये खिलौना दिलाओ, नहीं तो मैं आपकी वो वाली शिकायत बताऊंगी जो किसी को नहीं पता। अच्छा ठीक है, तेरे को दिला देता हूँ। मर्करी इज अ बिजनेसमैन। मर्करी डोंट हैव एनी साइड, इट इज नोन एज फेंस सिटर्स। जो कौवे होते हैं ना, कौवे, जिस तरह की हवा चल रही होती है उस तरफ वो मुंह करके बैठ जाते हैं। मर्करी इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हमने आज की इस बार के पॉलिटिक्स में देखा होगा, बीजेपी वाला यहां जा रहा है, वो यहां जा रहा है। अपने प्रॉफिट को देखना, इसका क्या मतलब है? फेंस सिटर्स का मतलब, एक वर्ड नोट करेंगे, मरकरी जिनके साथ विराजमान होते हैं चार्ट में उनकी तरह बिहेव करते हैं। ही इज द कॉमेडियन। छोटी बहन को देख के, जब वो छोटी होती है तो हम बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं। तो कॉमेडियन से क्या ध्यान आता है? कपिल शर्मा, या हमारे पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू। उनका कोई दीन ईमान नहीं है, कभी वो कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी इंडिपेंडेंट, कभी कुछ भी कर रहे हैं। बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव स्किल्स, जिसको हम बोलते हैं हाजिर जवाबी। तो अगर मरकरी अच्छा है तो व्यक्ति बातूनी होगा, हाजिर जवाबी होगा, इंटेलिजेंट होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, ट्रेड या बिजनेस माइंडेड होगा, अ वेरी गुड पोएट एंड अ राइटर। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे बुकिश नॉलेज आती है। मरकरी एक लेक्चरर हैं। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन लेक्चरर एंड अ गुरु व्हेन वी टॉक अबाउट गुरु। मरकरी को सिर्फ उतना ही पढ़ाना है जितना उनको पैसे मिलते हैं। टिल द टाइम ही इज रेम्यूनरेटेड ही विल टीच, वंस द टाइम इज ओवर ही विल एंड द क्लास। मरकरी इज ऑल्सो फिलोसॉफिकल, साइंटिस्ट भी बहुत है। डिप्लोमेसी, अभी बात करी, जहां पे प्रॉफिट मिले वहीं पे निकलो। मरकरी किताबों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुक्स एंड पब्लिकेशन इज मरकरी। लॉयर, हाजिर जवाबी, तर्क निकालने वाले, अपना प्रॉफिट देखने वाले। अब यहाँ पे मरकरी एस्ट्रोलॉजी भी आती है। क्यों? क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉयर को, एक ज्योतिष को बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी को अच्छा ज्योतिष बनना है तो अपना मरकरी हमेशा बढ़िया रखें। इसका क्या मतलब है? हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाएं? नहीं, अपनी
कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी रखें। दैट इज, एक चीज हमारे टीचर बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो उसको बीच में ना काटें। इट विल और इट मे मेक योर मर्करी अ बिट वीक। मर्करी रिप्रेजेंट्स मैथ्स, काउंटिंग है ना, बिजनेस है, तो इट अकाउंट्स, इट गवर्न्स अकाउंट्स, ऑडिट, स्टैट्स, कॉरस्पॉन्डेंस, चिट्ठियां यहां से वहां, मेरी बहन मेरी बातें यहां से वहां पहुंचाती है। मर्करी इज स्पीच। नाउ व्हाट आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ मर्करी? मर्करी रिप्रेजेंट्स नर्वस सिस्टम। व्हाई? नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? इट brings or it transmits the messages from one part of the body to other part of the body, from brain to body and body to brain. Respiratory system. Why? Because Mercury governs lungs. Mercury is a dual planet, dual personality. जो भी दो हैं वो मरकरी की कहीं ना कहीं अधीन क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो कान हैं, चाहे वो नॉस्ट्रिल्स हैं, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो हाथ हैं। मरकरी रिप्रेजेंट थ्रोट, क्योंकि यहां से हमारी आवाज निकलती है। टंग, बोली। शोल्डर्स, जो भी दो हैं वो कहीं ना कहीं मरकरी से गवर्न होते हैं। हैंड्स, स्किन। वाई स्किन? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन। इट इज नॉट द लिवर, इट इज द स्किन। ये याद रखेंगे। एंड दीज आर द सेंसेस। स्किन क्यों है? क्योंकि मरकरी इज अ प्लैनेट विच वांट्स एवरीथिंग फॉर इटसेल्फ। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड है। जिस तरीके से मेरी स्किन या आपकी स्किन बॉडी पार्ट को, हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से कवर करती है, कहीं कुछ छूट ना जाए, इन द सेम वे मर्करी रिप्रेजेंट्स स्किन। व्हाट आर द हाउस पार्ट्स? जितनी भी किताबें हैं आपकी, मर्करी गवर्न करेंगे। अगर किसी का मर्करी स्ट्रांग है तो वो अपनी किताबों को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, और वाइसी वर्सा, अगर किताबें अच्छे से मेंटेन कर रखी हैं तो मर्करी स्ट्रांग होगा। अगर किसी के चौथे घर में, चौथे प्लैनेट के साथ या फोर्थ साइन में विराजमान है मरकरी, तो आपके घर के, आपके चेस्ट लेवल पे आपको किताबें मिलेंगी मिलेंगी। मरकरी ग्रीन है तो ग्रीन पार्क, बच्चों का रूम, ग्रीन प्लांट्स और प्लास्टर। क्यों प्लास्टर? क्यों? जो छोटी बहनें होती हैं उनको फाउंडेशन लगाने का बड़ा शौक होता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टर। तो छत, घर की दीवारें, प्लास्टर, अगर घर पे खराब हो रहा हो तो इट्स एन इंडिकेशन दैट कहीं ना कहीं मरकरी खराब होने की इंडिकेशन है। मरकरी खराब होने की तीन इंडिकेशन है जो हम ठीक कर सकते हैं: घर का प्लास्टर खराब होना, खुद की स्पीच खराब होना, या किताबें खराब होना। एजुकेशन में बात करेंगे तो अगर मैंने अकाउंट्स की बात करी थी तो अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी। इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम, पब्लिक रिलेशंस, जितने भी सेमी टेक्निकल चीजें हैं वो मरकरी गवर्न करेंगे। ये समझ आ रहा होगा इकोनॉमी क्यों है, कोई मैथ से कनेक्टेड है, मैथ्स है, स्टैट्स है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग सिस्टम भी मरकरी है। पब्लिक रिलेशंस, छोटी बहन सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखती है कि कहीं से तो कोई चॉकलेट देगा, कहीं से कोई टॉफी देगा। उसके बाद अब प्रॉब्लम कौन कौन सी मरकरी गवर्न कर सकते हैं? स्किन इश्यूज, एलर्जी होगी, वटीलिगो हो गया, सेंसेस में प्रॉब्लम होनी, सूंघ में सूंघ ना पाना। कोविड में क्या हुआ था? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्मेल नहीं आती थी, तो ये मर्करी की प्रॉब्लम थी। नर्वस डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, जिसको बोलते हैं पिट पड़ना, गॉल ब्लैडर, इम्पोटेंसी, एंड यहां पे एक और लिखेंगे, सर्वाइकल। वाई इम्पोटेंसी? क्योंकि मर्करी एक बच्चा है, एक प्रिंस है, इसलिए मर्करी अगर खराब होंगे तो कहीं ना कहीं इम्पोटेंसी की तरफ वो इशारा करेंगे। व्हाट आर द रेमेडीज? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगेन स्पिरिचुअल, देन फिजिकल, देन डोनेशन। अब स्पिरिचुअल में कहीं कहीं पे मरकरी को श्री हरि विष्णु जी से कंपेयर किया गया है, श्री हरि विष्णु जी को असाइन किया गया है। आई माइट नॉट बी यूजिंग द राइट वर्ड। श्री हरि विष्णु जी के अ, वो है, कारक तत्व से। तो यहां पे नारायण कवच,
या विष्णु सहस्त्रनाम। बहुत बढ़िया रेमेडी है। और इनका जो मंत्र, जो बीज मंत्र है, अगर उसकी बात करें तो ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सहा बुधाय नमः 9000 और 36,000 इन 24 days। गणेश अथर्व आशीष विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच। कुछ गणेश जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ विष्णु जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पर्सनली नारायण कवच या विष्णु सहस्त्रनाम का रिकमेंड करता हूं। अब उसके बाद फिजिकल की बात करेंगे। तो फिजिकल में सबसे पहले व्हाट इज दैट, अपनी कम्युनिकेटिव स्किल्स या अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखें। नेवर यूज एब्यूसिव लैंग्वेज इफ पॉसिबल एट मैक्स। अगर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे तो दूसरा एंड तीसरा अगर खराब होगा, साथ में आपका मरकरी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा। मरकरी प्रॉब्लम में आएगा तो इंटेलिजेंस और आपकी ज्योतिष की जो एक पावर है वो कम होगी। जितना हो सके कम बोलें। इसमें कहीं ना कहीं हम मौन व्रत भी यूज करते हैं टू क्लियर आवर स्पीच, टू क्लियर आवर कम्युनिकेटिव स्किल्स। व्हाट एल्स, फिजिकल में हो गया। और जितनी भी आपकी घर में सिस्टर्स हैं, चाहे वो बड़ी हैं चाहे वो छोटी हैं, पर्टिकुलरली छोटी, और आपकी बुआ, आपकी मासी, उनसे अच्छे रिलेशन बनाकर रखें, उनकी सेवा में करते रहें। क्योंकि मेरी सिस्टर, मेरी मदर की सिस्टर या मेरे फादर की सिस्टर कहीं ना कहीं मरकरी रिप्रेजेंट करती। डोनेशन में क्या आएगा? अगेन, ग्रीन मूंग की दाल, आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा। ग्रीन चारा, स्पिनेक टू काउज, ऑफर स्टेशनरी, स्वीट्स टू यंग गर्ल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफर फूड टू ट्रांसजेंडर्स। नाउ ट्रांसजेंडर्स, दे somehow represents impotency। सो इम्पोटेंसी के साथ साथ अगर किसी को मरकरी की आपने रेमेडी सजेस्ट करनी है तो ऑफर फूड टू ट्रांसजेंडर्स। अब यहाँ पे वेडनेसडे मैंने लिख दिया। नाउ दिस इज नॉट अ डॉगमा। आपको जब भी मिले, जैसे भी मिले, आपको जरूर उनको देना चाहिए। नाउ ग्रीन चारा टू काउस, मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ पर्टिकुलरली टू स्ट्रीट काउस। गौशाला में जाके तो हर कोई दे देता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप उनको दो जिनके पास नहीं अवेलेबिलिटी, आपकी पॉकेट से जाता है तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज इट ओन्स थर्ड साइन, मिथुन राशि जेमिनी साइन, और सिक्स्थ साइन, इनके मूल त्रिकोण है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इनका जो स्टोन है वो पन्ना है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन एमराल्ड। एंड इट इज वॉर्न इन लास्ट फिंगर इन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एज द केस में बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। अगर व्यक्ति राइट हैंडेड है तो राइट हैंड में पहनाएं, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड में पहनाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स। अब आगे बढ़ते हैं जुपिटर के बारे में। ये लेना है या नहीं लेना? थके या नहीं? एक बार मेरे को बता दीजिए। शुड वी टेक इट और नॉट? नींद तो नहीं आ रही? चैट इज ऑन। लेट मी सी आपके फेसेस, सब सब सो रहे हैं। हम्म, संजीव जी से टेक। चलिए जुपिटर करते हैं, फिर आराम से सोते हैं। कंटिन्यू। ओके मैम, थैंक यू। मेन चैट इज क्लोज्ड, लेट्स फोकस ऑन स्टडीज। सो जुपिटर एक फर्स्ट ऑर्डर नैसर्गिक प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बाय नेचर इट इज द बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट, सबसे बेहतरीन बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। ऐसा माना जाता है अगर गुरु आपके चार्ट में अच्छे हों और गुरु आपके जीवन में अच्छे हों तो चार्ट भी बढ़िया, जिंदगी भी बढ़िया। अब कुछ समझते हैं इसमें। इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, वी ऑल नो, आफ्टर सन। अब इसको जीवकार का बोलते हैं। वाई जीवकार का? एंड वाई इट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्राणवायु। इसको समझते हैं। अगेन लेट्स गो टू द बेसिक्स। सोलर सिस्टम, सॉरी, सन।
यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे कहीं पे जुपिटर है। अब अर्थ की एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, विच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर के बीच में ऑक्सीजन है। अब अर्थ की एक ग्रेविटेशन पुल बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग एटमॉस्फेरिक बिकॉज ऑफ स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के टुवर्ड्स सेंटर अट्रैक्ट होगा, और अगर एटमॉस्फेयर धरती की तरफ जाएगा तो ये ऑक्सीजन भी धरती की तरफ समाने लगेगी। बट उसी समय जुपिटर बड़ा है तो इनका भी कोई ना कोई ग्रेविटेशन पुल होगा। तो जुपिटर अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये जो धरती का ग्रेविटेशनल पुल है, ये जो धरती का एटमॉस्फेयर है, एक तरफ से धरती अपनी तरफ खींच रही है, एक तरफ जुपिटर अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि जुपिटर जुपिटर काफी दूर है, उसके कारण ये एटमॉस्फेयर जुपिटर के इतने पास नहीं जा पाता, बट इतने भी दूर नहीं है कि इनको अलाउ कर दें कि धरती की तरफ चले जाएं। सो बिकॉज ऑफ द ऑप्टिमम डिस्टेंस एंड द ऑप्टिमम साइज ऑफ जुपिटर विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, Jupiter doesn't allow the atmosphere to go within the Earth and thus protects the oxygen, and hence ऑक्सीजन के कारण ही जीव हैं, इसलिए जुपिटर को जीव कारका बोला जाता है। और अगर चार्ट में जुपिटर अच्छे हैं, या अगर मेरे जीवन में मेरे पास अच्छे गुरु हैं, तो मेरी जीवन सॉर्टेड है और मेरे पास गुरु हैं। अब उसके बाद इट इज अ सिग्निफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन प्राणवायु, इट गिव्स दिस सूदिंग इफेक्ट टू द बॉडी। अब यहां पे समझते हैं, अगर आप अपने किसी भी जो भी आध्यात्मिक गुरु को मानते हो, लाइक वी फॉलो आर्ट ऑफ लिविंग, तो श्री श्री रविशंकर जी, जब भी मैं उनके प्रवचन सुनता हूं, और फॉर दैट मैटर किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के प्रवचन सुनता हूं, इट गिव्स द सूदिंग इफेक्ट टू माई बॉडी एज वेल एज टू माई माइंड। तो ऐसा बोला जाता है, अगर हो सके तो जीवन में एक आधा गुरु धारण कर लो, ताकि वो जीवन की प्रॉब्लम लेके बैठ जाए। जुपिटर की दृष्टि बेनिफिशियल होती है। अब यहाँ पे गुरु हैं, इट रिप्रेजेंट्स टीचर और प्रीचर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर, गुरु एंड अ लेक्चरर। लेक्चरर कौन थे? मरकरी थे, अपना लेक्चर लिया, पैसे लिए, निकल लिए। टीचर या गुरु आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। सो दिस अ डिफरेंस बिटवीन जुपिटर एंड मरकरी। जुपिटर is not that profit oriented person or a profit oriented personality, whereas Mercury is। टीचर और गुरु आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेगा और ट्राई करेगा। लेक्चरर बोलेगा यार बुक में पढ़ लो, अपने आप देख लेना। जुपिटर इज द प्रोफेसर, इट इज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। वेरी सिंपल, जब आप अपने गुरु के पास होंगे, जब आप अपने टीचर के पास होंगे, तो नेचुरली आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी एक्सपेंशन भी होगी। नाउ दिस एक्सपेंशन, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ओबेसिटी, फैटनेस। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्ट एंड विजडम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर अच्छा है, जुपिटर आपके चार्ट में अच्छे हैं, तो वह दैट पर्सन में विजडम होगी। जुपिटर में पेशेंस भी है, टीचर में पेशेंस होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेल्फ एस्टीम भी होती है। इट इज द कारका ऑफ चाइल्ड। जुपिटर इज द कारका ऑफ चाइल्ड एंड हस्बैंड एंड वेल्थ। और अगर तीनों हैं तो जीवन में हैप्पीनेस है। सो दैट इज वाई गुरु का जीवन में होना बच्चा भी लेकर आएगा, स्पाउस या हस्बैंड भी लेकर आएगा, पैसे भी लेकर आएगा, और इन द एंड हैप्पीनेस भी लेकर आएगा। तो जितने भी हम लोग जो किसी भी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है हैप्पीनेस। चाहे जो मर्जी है, हैप्पीनेस होगा ही होगा। कहीं ना कहीं से गुरु की ग्रेस आएगी, हैप्पीनेस देके जाएगी। नाउ इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बॉडी पार्ट में क्या बात करेंगे? लिवर। इट इज द लॉन्गेस्ट और द बिगेस्ट बॉडी पार्ट। स्किन की अगर बात छोड़ दें तो जुपिटर जैसे हाईएस्ट या बिगेस्ट प्लैनेट है, तो इट रिप्रेजेंट्स लिवर, बॉडी फैट, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी एंड थाइस।
अगर चार्ट में जुपिटर खराब हैं या खुद खराब कर दिए गुरु से पंगा लेके, तो देखना कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ओबेसिटी की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। और अदरवाइज अगर ओबेसिटी कोलेस्ट्रॉल है तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ गुरु की भी इज्जत करें, गुरु से कनेक्शन बना के रखें, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल तरीके से वो चीजें खत्म हो जाएंगी। घर में क्या है जुपिटर? पूजा रूम, रिलीजियस बुक्स। एजुकेशन में बायो, वाई बायो? इट इज अ जीवकार का। मेडिकल साइंसेस अगेन जीवकार का। लॉ, माय गुरु स्टेट्स दैट ये आपका लॉ है, आपको लॉ के बाहर नहीं जाना, ये आपका एथिक्स है, ये आपका सिद्धांत है, इनसे बाहर नहीं जाना। तो हम देखा होगा ना, कुछ पर्टिकुलर सेक्ट जो होते हैं उनके अपने अपने लॉ होते हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म या रिलीजन को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सिख होते हैं दे वियर द टर्बन, जो वाइट वाइट क्लैड होते हैं दे वियर वाइट क्लोथ्स। जैनिज्म में अपने गुरु हैं। जैनिज्म में क्या होता है? अ, निरंक अपना व्हाइट क्लैड एंड श्वेतांबर एंड पीतांबर वो होती हैं। सो एवरी रिलीजन, एवरी सेक्ट, एवरी धर्म हैज देयर ओन लॉज। तो लॉ डिफाइन करते हैं गुरु को। बायोटेक्नोलॉजी, रिलीजियस टेक्स्ट, क्लासिकल लिटरेचर, ज्योतिष। नाउ जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योतिष। गुरु का होना, गुरु का अच्छा होना, चार्ट में गुरु को अच्छा करना ज्योतिष में आपको 100% बेनिफिट देगा। इट रिप्रेजेंट्स संस्कृत, बी एड, एम एड, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड चीजें गुरु हैं। एम फिल, साइकोलॉजी एंड फाइनेंस। फाइनेंस कहां से आया? वेल्थ से आया। अब बीमारी कौन कौन सी जुपिटर देंगे? फैटी लिवर, बॉडी फैट, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, और यहाँ पे एक और लिख देंगे आलसीपन। गुरु के पास कौन जाए छोड़ो, वो भी आलसीपन ये देखेगा। अगेन नाउ रेमेडी में बात करेंगे। अब अगेन थ्री प्रोंग अप्रोच। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल के बाद कौन आएगा? फिजिकल एंड डोनेशन। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल में भी गुरु को श्री हरि विष्णु जी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगेन नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम, बेहद बढ़िया रेमेडी। यहां पे एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष जी का पाठ। के एन राव साहब बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल। एंड कमिंग बैक, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड डोनेशन। स्पिरिचुअल में नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष जी का पाठ, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह कुर्वे नमः 19,000 और 78,000 टाइम्स इन 27 डेज। संकल्प लेके करना है कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रही हूं। देन फिजिकल में क्या आएगा? अपने गुरु से हमेशा बना के रखें, मंदिर को साफ रखें, मंदिर की सेवा करें, प्रीस्ट की सेवा करें, टीचर और गुरु की सेवा करें। एंड कोशिश करें एथिक्स से रहें, लॉ के बीच में रहें, लॉ के दायरे में रहें, धर्म के दायरे दायरे में रहें। एंड डोनेशन में यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, डोंट गिव फ्री एडवाइस, चार्ज एटलीस्ट समथिंग। ज्योतिष में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सर कुंडली देख दो, चार्ट देख लो, मैम प्लीज ये देख लो। ट्राई टू अवॉइड दैट। नो वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप टाइम लगा रहे हो, और वो सामने वाले किसी को दे रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं उसकी तौहीन करेगा। फ्री की चीजों की कभी भी वैल्यू नहीं होती। सो इफ यू चार्ज 1 रुपी और 1,000 और 10,000, टोटली योर कॉल, बट ट्राई टू चार्ज एटलीस्ट समथिंग टू रिस्पेक्ट द स्टडी। उसके बाद अगर आप किसी गरीब की, पुअर की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, आइदर बाय गिविंग डोनेशन और बाय गिविंग बुक्स और बाय गेटिंग हिम एडमिटेड इन स्कूल, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। फिर अगर कोई बहुत अमीर है तो गोल्ड भी डोनेट कर सकता है, हल्दी, केसर, येलो दाल, येलो स्वीट्स, एज द केस में भी। बट मेरी कोशिश रहती है, ट्राई टू हेल्प अ पर्सन फॉर हिज और हर एजुकेशन, देन इट्स वेरी गुड। लास्ट में बात करते हैं ओनरशिप। इट ओन्स नाइन्थ साइन सेजिटेरियस एंड 12th साइन पाइसेस,
और इसका जो नग है वो है पुखराज, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं येलो सफायर और पुखराज। इट इज वॉन इन द फर्स्ट फिंगर। क्यों? क्योंकि पामिस्ट्री में इसको बोलते हैं गुरु का पर्वत। फर्स्ट फिंगर और द इंडेक्स फिंगर इज फॉर पुखराज और फॉर येलो सफायर। सो आज के लिए 4 प्लैनेट्स बहुत हैं। परसों विल ट्राई टू फिनिश द प्लैनेट्स एंड देन विल ट्राई टू स्टार्ट द राशिस एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी स्पीड और करेंगे। सो लेट मी स्टॉप द शेयरिंग। और अभी सबके कैमरा बंद हो गए, बहुत बढ़िया। एनी क्वेश्चन टिल व्हाट वी हैव स्टडीड? तो यू कैन रेज योर हैंड्स। एक बार में खिचड़ी नहीं पकाएंगे। किसी का कोई सवाल तो प्लीज पूछ लीजिए, मजा आया। चैट ऑन कर देता हूँ। जी धनंजय जी प्लीज। सर सर ज्योतिष जैसे गंभीर विषय को सर ना बहुत अच्छे से समझाए हैं सर, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका कोई सवाल है धनंजय जी? जी सर। आपका कोई सवाल है सर? नहीं सर, सवाल नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। मजा और आया? बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद ज्वाइन करने का आपका। आरती जी कोई क्वेश्चन आपका? मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दो चीजें हमने ध्यान रखना है जब तक हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं। ट्राई करेंगे नॉनवेज अल्कोहल से अपने आप को अवॉइड रखेंगे, गुस्से से अवॉइड रखेंगे, अपने आप को दूर रखेंगे, झगड़े से दूर रखेंगे, और कोशिश करेंगे जो प्लैनेट्स हैं उनको रिस्पेक्ट देंगे। वी विल से मरकरी यहाँ विराजमान है, मरकरी यहाँ, मरकरी इज प्लेस विद दिस प्लैनेट, और ऐसा थोड़ा वर्ड करेंगे मरकरी यहाँ बैठा है, क्या बुध यहाँ बैठा है। तो ट्राई टू विल ट्राई टू ऑफर रिस्पेक्ट टू ऑल दिस हेवनली बॉडीज जो हमें, जिनको हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं, राहु केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। तो ये मेरा मानना है। जी मैम।